हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को। ठीक है बच्चा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि क्यों हम लोग ये सारी चीज़ को पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चा डेटा के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स पूरा इसी के ऊपर ही है, डेटा के ऊपर। ठीक है, इसको हम अभी आगे अब डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम बस बता देना चाह रहे हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ काउंटर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग डेटा के बारे में देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारा डेफिनेशंस जो रिलेटेड है, जो थ्रू आउट द चैप्टर आपको देखने मिलेगा, वो सारे डेफिनेशंस को देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो डेटा जिसके बारे में अभी हम बात किए, ठीक है, उसको हम मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देखेंगे, कुछ सीरीज़ को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग जाएंगे कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कितने टाइप के ग्राफिकल फॉर्म में हम उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को तीन चीज़ देखना है, बार ग्राफ हम लोग देखेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे। ठीक है ना, ये तीन तरीके से हम लोग जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली कोशिश करेंगे, मतलब सीखेंगे एक्चुअली में। ठीक है, और एट द एंड हम लोग देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें क्या क्या आता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ये था बस एक क्या ओवरव्यू कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पूरे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला चीज़ है उससे स्टार्ट करते हैं बच्चा, कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चा, इस स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में क्या है। ठीक है ना, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्या 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 चीज़ में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चा। तो पहला सबसे चीज़ कलेक्शन करते हैं डेटा का। ठीक है ना, क्या करते हैं, कलेक्शन। उसके बाद से एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, एनालिसिस, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक्चुअली आप लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये काम करते हैं। इसमें हम लोग का कुछ पर्पज़ जो रहता है वो इसमें जुड़ा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, और या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चा, यहाँ तक। तो देखिए बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर में स्टडी कर रहे हैं क्या, कि डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, फिर उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उससे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को। ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो ये सारा काम करने से हमको क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ से हम लोग कुछ एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हम लोग को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये सारा चीज़ हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इट डील्स विथ, तो आप क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम लोग के पास आया है, ठीक है, उसका कलेक्शन, और फिर उसका क्या करना है हमको, डेटा का उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से है, क्योंकि सिर्फ आपके पास अगर डेटा है तो उससे वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डेटा होने से ही सिर्फ आपका काम नहीं हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा अगर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो आप वो डेटा को सही से रीड ही नहीं कर पाएंगे, सही से आप डिसीजन नहीं निकाल पाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप
डेटा को रिप्रेजेंट ग्राफ क्यों आया, इसीलिए आया ना कि मेरा काम आसान हो पाए। ठीक है, जब भी हम देखें ग्राफ में, जब भी हम कोई भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो हमको क्या होता है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम लोग समझ में आ गया है बेसिक। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले इस चैप्टर में, कि हम लोग के पास डेटा, पहले डेटा के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, डेटा का हम लोग कलेक्शन, उसके बाद से एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चा, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं डेटा के बारे में। देखिए बच्चा, चलिए डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो देखिए डेटा के लिए हम एक छोटा सा स्लाइड जैसा है ये आपके लिए लाए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डेटा। चलिए, तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा बच्चा, क्या दिख रहा है, डेटा क्या है कि फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है, विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर वो न्यूमेरिकल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कलेक्टेड विथ अ डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, हमेशा जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ एक मेरा डेफिनेट पर्पस रहता है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। ठीक है, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक पर्पज़ है, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक पर्पज़ है, तो उसी को हम लोग डेटा बोल रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी एक न्यूमेरिकल कुछ फैक्ट है या फिगर है, ठीक है, या न्यूमेरिकल नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं, हम एग्जांपल बता रहे हैं, टाइप्स में जब आएंगे तो एग्जांपल बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चा, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा में देखिए क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव में आपको समझ में आ रहा है क्वांटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है ना, क्वांटिटी जब आ रहा है तो ये क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर हम बोलें कि सिंपल मार्क्स को लेकर के चलते हैं कि कितने बच्चे हैं जिसका मार्क्स 100 में 50 के नीचे है, कितने बच्चे हैं जिसका मार्क्स 80 के नीचे है, कितने बच्चे हैं जिसका मार्क्स 90 to 100 के बीच में। तो ऐसे जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है ना, जहाँ पर क्वांटिटी इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्वालिटेटिव में क्या आएगा बच्चा, कि यहाँ पर नंबर नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए क्वांटिटेटिव में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सपोज करें हम बोले कि 100 में जिसका 60 से कम आया, ठीक है, उसको हम सपोज करिए बोल दिए कि मान लीजिए 3 कैटेगरी कर देते हैं, एक 40 से नीचे, 40 से 60, ठीक है, एक 0 to 40, फिर 40 से 70 ले रहे हैं, और फिर 70 से 100। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि बैड, अच्छा नहीं है मार्क्स, या फिर हम इसमें क्या लिखेंगे कि अच्छा ठीक है, गुड, बेटर, कुछ भी हम ऐसा रिमार्क दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे हम नंबर नहीं दे रहे हैं, जो भी चीज़ है उसके आगे गुड, बैड, बेटर, इस टाइप का कुछ चीज़ लगा रहे हैं। ठीक है, अबव, बिलो, कोई भी एक हम रेंज रख दिए हैं, फिर उसके आगे हम कुछ लगा रहे हैं, जैसे कि ये बिलो है या फिर अबव है। ठीक है, कोई भी एक हम लोग एक रेफरेंस रख करके बिलो, अबव, गुड, बैड, ये सारा एट्रीब्यूट्स उसको दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा, अब देखिए फिर से क्या बोल रहा है कि दीज कैन बी न्यूमेरिकली कंप्यूटेड। ये समझ में आपको आ ही रहा है कि न्यूमेरिकली आप लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना होगा तो इसलिए आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दे डिपिक्ट्स डिस्क्रिप्शन दैट मे बी ऑब्जर्व्ड बट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन आप कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, कि आप गुड में आप इसका कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ कितना गुड, गुड आप एक बस रेंज है, उसके ऊपर आप गुड, बेटर, बैड या फिर एवरेज, जो भी आपको बोलना है आप बोल रहे हो उसके अंदर में। ठीक है ना, उसका कुछ मेजरमेंट नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा में क्या हो गया, फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डेटा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें क्या क्या आया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये 2 चीज़ आया। ठीक है, ये चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चा किसके ऊपर, कि
मेरा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं। देखिए प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो आप हर बार कुछ पर्पस इन्वॉल्व है, ठीक है ना, पर्पस हर बार इन्वॉल्व है। तो आप कहीं गए, प्राइमरी डेटा मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए एग्जांपल के थ्रू हम समझा दे रहे हैं, या डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि डेटा कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, डेटा दैट इज सोर्स्ड बाय समवन अदर देन द यूज़र। ठीक है, अगर सपोज करिए कि आप गए किसी स्कूल में, ठीक है, आपको ये जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 के बाद आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए या साइंस लिए, ठीक है। तो जो इंसान जा कर के उस प्लेस पे, साइट पे प्रेजेंट रह कर के डेटा ले रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो प्राइमरी डेटा है आपके पास। समझ में आया ना, वो क्या है, वो है प्राइमरी डेटा आपके पास आया, ठीक है। और सपोज करिए कि एक सर्वे किया जा रहा था कि 10 के बाद कितना बच्चा साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेता है। तो कुछ तो इंसान होंगे ना जो एक्चुअली स्कूल में प्रेजेंट हो करके वहाँ जा करके वहाँ से डेटा ले रहे हैं कि अच्छा आउट ऑफ से 100 इतना बच्चा साइंस लिया, इतना बच्चा आर्ट्स लिया, इतना बच्चा कॉमर्स लिया, ऐसे करके, ठीक है। और फिर ओवरऑल डेटा, और सपोज करिए कोई एक ऐसा इंसान है जो क्या कर रहा है, अगले दिन न्यूज़ में, पेपर में पढ़ा कि अच्छा इंडिया में से इतना परसेंट बच्चा आर्ट्स लिया, इतना बच्चा कॉमर्स लिया, इतना बच्चा साइंस लिया, ठीक है ना। तो वो जो न्यूज़ पेपर से पढ़ रहा है ना, वो क्या है, कहीं से डेटा लिया हुआ था, उस डेटा को वो खुद से फिर पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली जा करके ऑब्जर्व नहीं किया, वो खुद किसी स्कूल में जा करके नहीं देखा है, या हर एक स्कूल में जा जा करके नहीं देखा है। वो एक कहीं से एक सोर्स से डेटा को क्या किया, रिट्रीव किया। तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है ना। प्राइमरी इसी तरीके से क्या हो गया बच्चा, सेकेंडरी। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। अब एंड में एक और चीज़ क्या बचता है बच्चा, कि डिस्क्रीट डेटा और क्या है, कंटिन्यूस डेटा। ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डिस्क्रीट में आप ऐसे एग्जांपल अगर लेना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा आप बोल सकते हैं किसको, डिस्क्रीट आप ले लीजिए, ये हो गया डिजिटल, और ये हो गया कंटिन्यूस, मतलब हो गया एनालॉग, ठीक है। डिजिटल एनालॉग क्यों एग्जांपल बोल रहे हैं, डिस्क्रीट मतलब क्या हुआ कि ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकता है। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन लें तो नंबर ऑफ पर्सन क्या आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम पूछे कि कितना से नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया, कोई एक स्पेसिफिक एरिया में कितना पर्सन रहता है, तो कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर ही आएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब 2.5% या 2.75%, ठीक है। वो एक डेफिनेट वैल्यू ही लेगा, ठीक है। अच्छा, और कंटिन्यूस में क्या होगा बच्चा, कि कंटिन्यूस में जैसे हम बोल रहे हैं कि से आपको हाइट लेना है, किसी बहुत ग्रुप ऑफ पीपल का हाइट लेना है, तो हाइट तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। हाइट तो कुछ भी हो सकता है, वो 2.375, ये क्या यूनिट क्या दे, 2 बोले हैं आगे, छोड़ो 2 छोड़ दो, तो वही 6 फीट, 5.236, ऐसा कुछ भी, पॉइंट के बाद भी कई आगे तक भी जा सकता है। वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू, बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू को वो ले सकता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 के बाद डायरेक्टली 2 आएगा। वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.34, 1.56 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम जल्दी से एक बार इसको मिटाते हैं और आपको इसका ओवरव्यू एकदम तुरंत दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा कि पूरा स्टार्टिंग है, बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, डेटा के ऊपर, सही ना। तो देखिए अच्छे से एक बार फिर से, हाँ, तो डेटा समझ में आ गया क्या है, ये कोई फैक्ट है या फिगर है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल नहीं भी हो सकता है। उसको हम कलेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, या कोई चीज़ मेरे दिमाग में है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उस चीज़ का मतलब उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो कलेक्ट कर रहे हैं वही एक्चुअली डेटा है, ठीक है।
अब क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो गया कि जहाँ क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वहाँ नंबर इन्वॉल्व है, उसको कंप्यूट किया जा सकता है। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर नंबर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कुछ कैरेक्टर या एट्रीब्यूट्स वहाँ पर इन्वॉल्व है। जैसे हम बताए थे गुड, बेटर, बेस्ट आप कर दीजिए, एवरेज, बिलो, अबव, ऐसा कुछ कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप अब और भी आप खुद से कुछ एग्जांपल बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लेकिन हम लोग कम मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आया प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ये एग्जांपल जो हम दिए थे मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करिए कहीं एक किसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसा कोई होगा ना जो डायरेक्टली जो रिपोर्टर होगा या वहाँ का कोई पुलिसमैन होगा जो जा कर के वहाँ पर एक्सीडेंट के सीन पे वो प्रेजेंट है और वो जाके देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे 4 आदमी घायल हो चुका है, ठीक है, डेथ का बात नहीं करते हैं, घायल ही हुआ है, ठीक है। सपोज करो जाके बोला कि अच्छा 4 जन घायल हो गया है, जिसमें 3 मेल है 1 फीमेल, ऐसा कुछ डेटा वो लिया, ठीक है। तो वो जो डेटा वहाँ से ले रहा है ना, वही क्या हो गया आपका प्राइमरी डेटा, जो वो सीन पे प्रेजेंट रह करके वहाँ से डेटा ले रहा है। और आप क्या किए कि अगले दिन न्यूज़पेपर में ये पढ़ें कि अच्छा वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 जन घायल हो गया, तो आपको क्या मिला, सेकेंडरी डेटा मिला है, ठीक है ना। प्राइमरी आपको नहीं मिला है। प्राइमरी वो जो इंसान वहाँ प्रेजेंट रह करके डेटा लिया था वो हो गया प्राइमरी, और आप न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या न्यूज़ चैनल पे देखें तो वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर डिस्क्रीट कंटिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। डिस्क्रीट कब बोल रहे हैं, जो आपका कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही लेगा, ऐसा नहीं कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी वैल्यू आ सकता है, टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गया, उसके बाद से अगर आप एग्जैक्टली देखें कि किसी का एज एग्जैक्टली, तो मतलब कितना ईयर, कितना दिन, कितना घंटा, कितना सेकंड, ऐसे करके, तो वो भी आप एक तरीके से कंटिन्यूस में ही मान सकते हैं, वो माइक्रो सेकेंड्स में जा सकते हैं। तो वैसे आपको खुद से आप समझ जाएंगे, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो डेटा के बारे में सब चीज़ आपको पता चल चुका है, सही है ना जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में आगे बार बार आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं बच्चा, कि हम लोग डेटा के बारे में सब चीज़ देख चुके हैं। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ चीज़ है जो और हमको इसमें बता देना चाहिए, क्योंकि आपके बुक में आपको दिखेगा तो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हम ले लेते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं रॉ डेटा, ठीक है। तो आप टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होंगे कि रॉ किसको बोल रहे हैं, प्राइमरी किसको बोल रहे हैं, सेकेंडरी किसको बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ में आप कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है ना। तो देखिए रॉ डेटा मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि मतलब जैसे हम बोले ना कि जो डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है, जो प्राइमरी ही वाला ध्यान में रखिए एग्जांपल। तो जैसे ही हम डेटा लिए, जैसे सपोज करिए हम गए किसी क्लासरूम में, एंटर किए, उसमें 10 बच्चा है, ठीक है, 10 बच्चा को हम बोले कि मार्क्स बोलते जाओ, 10 बच्चों को लाइन बाय लाइन खड़ा कर दिए, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं, बस बोले कि अच्छा तुम अपना मार्क्स बोलो, मार्क्स बोलो, मार्क्स बोलो। तो हम 10 बच्चा का यहाँ पे मार्क्स ले लिए। तो जो मार्क्स हम ऐसे ही रैंडमली बस सबका मार्क्स ले लिए ना, ये क्या हो गया, यही हो गया रॉ डेटा, यही हो गया रॉ डेटा, ठीक है। इफ़ द डेटा इज अरेंज्ड इन द मैनर एज इट वॉज कलेक्टेड, मतलब जैसे कलेक्ट किए हैं वैसे ही रख दिए हैं, समझ में आ रहा है। इफ़ द डेटा इज अरेंज्ड इन द मैनर एज इट वॉज कलेक्टेड देन इट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा, ठीक है। आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, हम 2-3 बार बोल दे रहे हैं। हम क्या बात बोलें कि इफ़ द डेटा इज अरेंज्ड इन द मैनर, इफ़ द डेटा इज अरेंज्ड इन द मैनर एज इट वॉज कलेक्टेड, उसको वैसे ही अरेंज कर दिया गया है, अरेंज किया क्या गया, वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे वो कलेक्ट हुआ था, समझ में आ रहा है, जैसे हम कलेक्ट किए थे वैसे ही छोड़ दिए। सपोज कि हम पेन कॉपी लेके गए और हम फिर वहाँ पे जल्दी से पूछ रहे हैं मार्क्स कितना, मार्क्स कितना, मार्क्स कितना, 10 बच्चा का मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब हो सकता है कि पहला बच्चा का मार्क्स 98 है, दूसरे बच्चे का मार्क्स 46 है, थर्ड का मार्क्स 82 है, फोर्थ का मार्क्स 56 है, ऐसे करके वो मार्क्स हम वैसे ही ले लिए हैं, समझ में आ रहा है।
तो ये रॉ डेटा अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके आगे आपको फिर समझ में आ रहा होगा कि सर अगर इसको अरेंज कर रहे हैं तो भी तो कुछ निकल के आना चाहिए बात ना। तो हम बोलेंगे हाँ बच्चा निकल के तो आना चाहिए, तो वो क्या चीज़ होगा, तो आप फिर क्या बोलेंगे, व्हेन पुट इन, जब ये वाला जो यहाँ पर जो चीज़ था, ठीक है, यहाँ पर जो भी रॉ डेटा का आप लोग डेफिनेशन लिखे हैं, अगर इसी को हम क्या कर दें, व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है। अगर यही डेटा जिसको हम जैसे लिए थे वैसे ही छोड़ दिए थे, अगर हम इसको क्या कर दें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड के, उसको हम अरेंज कर दें, ठीक है। अगर हम इसको पुट मतलब अरेंज, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा लिए थे, जैसे अब हम 10 बच्चा का मार्क्स लिए हैं, तो अब अगर हम ये सोचेंगे कि अच्छा जो भी हम मार्क्स लिए हुए हैं उसको हम क्या कर दें कि छोटा से बड़ा में या फिर सबसे अधिक वाले के ऊपर रखते हैं और सबसे कम वाले को सबसे लास्ट में, तो मतलब हम क्या कर दिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो वो डेटा जो आएगा ना, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरेंज्ड डेटा। वो क्या हो जाएगा, अरेंज्ड डेटा, या फिर इसी को हम और एक नाम दे देते हैं एरे, ठीक है। वही क्या हो गया मेरा अरेंज्ड डेटा या फिर एरे हो गया। तो रॉ डेटा में कंफ्यूज नहीं होना और प्राइमरी डेटा में, इसमें आपको कंफ्यूजन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको जब बात कर रहा है ना रॉ डेटा, तो आपको सिंपली दिमाग में यही आना चाहिए कि हम जब भी किसी भी साइट पर हैं या कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट किए, बस जैसे लिए वैसे ही बस नॉर्मली लिखते गए, ठीक है ना। जैसे हम सपोज करिए कि हम बोलें कि अच्छा यहाँ पर एक से डिबेट कंपटीशन होने वाला है स्कूल में, तो क्लास में आप गए, बोले कि डिबेट कंपटीशन होने वाला है, तो नाम दो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो लाइन बाय लाइन सब नाम बोलता गया, आप नाम लिखते गए कि अच्छा हाँ ये बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, तो जो आप ले लिए ना वो हो गया रॉ डेटा। अब आप सपोज करिए कि जब आप डेटा आपको मिल गया है, अब आप क्या करना चाहते हैं उसको कि अच्छा नाम के अकॉर्डिंग उसको सजा दे, पहले ए वाले को रखे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। तो जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अरेंज्ड डेटा। जो आप पहले लिए था वो था रॉ डेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अधिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा रॉ डेटा हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट देखते हैं क्या, वेरिएट, ठीक है। ये भी आपको आपके बुक में देखने मिल सकता है। तो देखिए वेरिएट क्या है कि इसके बारे में ऑलमोस्ट हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एज एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप किसी क्लास में गए, ठीक है ना, आप किसी क्लास में गए, एक मिनट, आप किसी क्लास में गए, ठीक है। तो आप जब कुछ वहाँ से क्लास से कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप हो सकता है कि सबका, हर एक बच्चा का, आप क्या एक बच्चा किसी को लिए आप उसका क्या देखेंगे, अटेंडेंस देख सकते हैं, उसके बाद से उसका मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से मार्क्स के बाद आप क्या देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं, या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना, कि स्पोर्ट्स में क्या कितना इन्वॉल्व रहता है बच्चा, कुछ भी, या कितने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, तो इस टाइप का आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्लास में गए तो आप ये भी देख सकते हैं कि अच्छा हाइट क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, या फिर उस क्लास में कितने से कितने एज का बच्चा पढ़ता है, एज क्या है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये मार्क्स तो हम लोग मतलब इसको एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, और ये नंबर रहेगा कि कितने स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व है, कितना स्पोर्ट्स वो खेलता है। तो हम ऐसे बस एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो देखिए वेरिएट क्या है ना, वेरिएट क्या, एक वेरिएबल वर्ड जो आप जानते हैं ना, वेरिएबल जो चीज़ बदल रहा है, ठीक है ना, जो चीज़ वेरी कर रहा है वही वेरिएट है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसका वैल्यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। द न्यूमेरिकल क्वांटिटी, वेरिएट क्या है, एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वांटिटी है हुज वैल्यू वेराइज इन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड वेरिएट। इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, तो सपोज करिए कि हम जा करके अगर अटेंडेंस, हर एक बच्चा का अटेंडेंस देखना है, ठीक है, तो उस समय मेरा अटेंडेंस क्या हो जाएगा, वेरिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्क्स देखना है, एवरेज मार्क्स देखना है, तो उस समय मार्क्स मेरा वेरिएट हो जाएगा, ठीक है।
फिर कितने स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहा है तो वो वेरिएट हो जाएगा, फिर हाइट वेरिएट हो सकता है, एज वेरिएट हो सकता है। तो ये सारा अलग अलग वेरिएट, ये यही सारा वेरिएट है, ठीक है ना, जो हम लोग लेंगे किसी भी बच्चे का, ठीक है ना। ये बात समझिए, डेटा ही है ये चीज़, हम लोग डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं डेटा कलेक्ट, डेटा में तो वो यूनिवर्सल हो गया ना, डेटा मतलब कुछ भी हम ले रहे हैं वो डेटा में ही आ गया। तो अब हर एक डेटा का तो टाइप होगा ना, कि हम अगर किसी का सिर्फ एज का हम गए किसी क्लास में और हर एक बच्चे का एज का लेकर के आ गए कि अच्छा कितना से कितना के मतलब एज के ग्रुप के बच्चे यहाँ पर इस क्लास में प्रेजेंट है, सही है। या फिर हाइट का हम मेजरमेंट लेकर के आ गए हर एक बच्चे का। तो जब हाइट मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर वेरिएट हाइट हो गया। अगर हम वहाँ पर एज मेज़र, हम एज मेज़र नहीं, एज अगर हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि किसका कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, एज वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अटेंडेंस देखेंगे तो आपका अटेंड नंबर ऑफ डेज, वो कितना दिन आया है स्कूल या फिर ट्यूशन जो भी हो, तो वहाँ पर आप वो चीज़ वेरिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो वेरिएट अगेन जैसे हम लोग डेटा में पढ़े ना, वैसे वेरिएट में भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा वेरिएट भी सर दो टाइप में हो सकता है। वेरिएट भी दो टाइप में हो सकता है। एक क्या हो सकता है, डिस्क्रीट, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। वेरिएट भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है। डिस्क्रीट वेरिएट हम कब बोलेंगे, जब हमको सपोज करिए कि कितना वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ऐसा ही होगा ना कि 2 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया या 3 या 4, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो उस टाइप का स्पोर्ट हो गया। या फिर अटेंडेंस में भी अगर आप लोग इसको कंसिडर नहीं करें कि हाफ डे छुट्टी हो गया, तो हाफ अगर नहीं लें तो ये भी क्या हो जाएगा, उसमें ही आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब डिस्क्रीट में ही आ जाएगा, ठीक है। कि अच्छा 4 दिन स्कूल आया या 5 दिन स्कूल आया या 10 दिन आया स्कूल, यही होगा। कंटिन्यूअस में अब क्या क्या चीज़ आ जाएगा, आप खुद समझ में आ रहा होगा आपको कि कंटिन्यूअस में आपका क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, एज हम इसलिए बोल रहे हैं, एज ऐसा नहीं कि अब 2 साल मतलब सॉरी, मान लीजिए अब क्लास 10 है तो 15 ईयर 16 ईयर, ऐसा नहीं। अब 15 ईयर, किसी का 15 ईयर 5 डेज 6 आवर हुआ होगा, किसी का 15 आवर 10 डेज 6 आवर 5 मिनट्स हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। आगे हम मान के चल रहे हैं कंटिन्यूस जैसा उसको, तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही है। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे ख्याल से आप लोग के लिए, कि कुछ नहीं है, हम बस क्या कर रहे हैं, कहीं गए, जो चीज़ हम जिस चीज़ को ध्यान में रख करके, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वही मेरा वेरिएट है, उस समय के लिए वेरिएबल है, और उसका वैल्यू डिपेंड करेगा, चेंज होगा, ठीक है। अटेंडेंस हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टाइप का वैल्यू है, एज लेना चाहते हैं तो अलग टाइप का वैल्यू। तो इसीलिए वेरिएट अगेन इज ऑफ 2 टाइप, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कब होगा समझ में आ गया, कंटिन्यूअस कब होगा समझ में आ गया। तो वेरिएट के ऊपर अभी हम लोग अधिक कुछ और डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं डेफिनेशन में बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हम लोग के सामने, नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चा। अब ये कुछ चीज़ है ना जो अभी आपको इसके बारे में बोले नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हम आपको बस बताते जा रहे हैं कि सपोज करिए कि जो हम डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो भी हम डेटा क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो भी हम डेटा कलेक्ट किए हैं, इसको देखिए बच्चा, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहला बात, एक लाइन हम बस बोल दे रहे हैं, उसके बाद से डेफिनेशन बताएंगे कि जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को, जो भी डेटा कलेक्टेड है, वो सपोज करिए इन्वेस्टिगेटर ही डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड वेज टू कंडेंस देम इन टेब्यूलर फॉर्म। या फिर आप समझे ना हम क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि वो जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसको वो कंडेंस करना चाहेगा कोई एक टेब्यूलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, या कैसे भी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कि हम उसको ईजिली स्टडी कर पाएँ, ठीक है, इस तरीके से कि उसको हम लोग ईजिली स्टडी कर पाएँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट को जो वो अरेंज करेगा टू मेक थिंग्स ईजियर, जो भी वो अरेंज करेगा टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर स्टडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब जो मेरे पास डेटा आया हुआ है, उस डेटा को हम क्या किए, उसको रीडेबल फॉर्म में बनाएं। समझ में आ रहा है। अगर सपोज करें कि 1 लाख बच्चा का हम मार्क्स ले लिए,
अब समझ रहे हैं कि अगर एक पेज मान लीजिए मेरे पास 50 पेज में लिखा हुआ है 1 लाख बच्चे का मार्क्स लिखा हुआ है, और सपोज कीजिए ना ही वो अरेंज्ड है, बस रैंडमली लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कितना अधिक मुश्किल है किसी को भी खोज पाना किसी भी एक बच्चा का नाम। लेकिन अगर सपोज करिए कि वो आप मार्क्स वाइज अगर हो, मार्क्स वाइज आप अगर अरेंज कर दिए, समझ में आ रहा है, अगर आप मार्क्स वाइज उसको अरेंज कर दिए हैं तो कितना आसान हो जाएगा। अगर 1 लाख बच्चे का भी डेटा है, लेकिन आपको ये देखना है कि अच्छा 87 कितना कितना बच्चा का मार्क्स है, तो 87 वाला आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएगा कि अच्छा इसमें से 5,000 ऐसा बच्चा है जिसका 87 मार्क्स आया है। तो अब आपको इंस्टेड ऑफ मतलब पूरा 1 लाख बच्चा में ढूंढने से अच्छा है कि अब आप क्या देखेंगे, सिर्फ वो 5,000 बच्चा के अंदर आपको देखना होगा। अगर उसमें भी आप क्या कर दें कि जितना बच्चा का 87 मार्क्स आया है उसमें भी आप नेम वाइज उसको सजा दें कि अच्छा ए वाला ऊपर बी वाला, तो अब आपको खोजना बहुत आसान होगा। अगर आप किसी एक बच्चे का स्पेसिफिक खोजना चाह रहे हैं कि अच्छा हमको उस बच्चा तक पहुंचना है 1 लाख डेटा में, तो अगर वो जितना ही क्या बोले कंडेंस्ड अधिक रीडेबल फॉर्म में होगा, जितना वो आसानी से आप उसको देख पाएंगे, वही प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वही है। ठीक है ना, कि कितना कोई भी मेरे पास जो रॉ डेटा था उसको हम कितना अधिक अच्छे से रिप्रेजेंट कर दें, कंडेंस कर दें, इतना अधिक अच्छे रीडेबल फॉर्म में बना दें कि हम कम से कम समय में जो भी हमको चाहिए इंफॉर्मेशन वो मिल जाए। सिंपल सा बात है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए डेटा कलेक्टेड में बच्चा अब जो टर्म आता है, सबसे पहला टर्म आपको देखने मिलेगा रेंज। सबसे पहला टर्म आपको देखने मिलेगा रेंज। रेंज क्या चीज़ है, जल्दी से बता दीजिए, रेंज क्या चीज़ है। रेंज सिंपल आप क्या बोलेंगे कि जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ एक सबसे बड़ा वैल्यू होगा, कुछ एक सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल जो वेरिएट है, से मैंने एक्स सपोज करिए वेरिएट है, एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएट, या फिर वेरिएबल हम लिख दे रहे हैं। एक्स अगर वेरिएबल है तो इसका क्या हो सकता है, इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम का, वही क्या होता है, रेंज। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड रेंज। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी डेटा, ठीक है ना, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, या फिर कितने बार वो आया है वाइल काउंटिंग, समझ में आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा। जैसे सपोज करिए कि हम लिख दिए 1 2 3 2 4 6 5 3 2 1 3 2 4, अगर हम ऐसा कुछ लिख दिए तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 1 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 एक बार 2 बार आया है, तो 1 का फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, 2 कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 का फ्रीक्वेंसी है 4, मतलब 2 4 टाइम्स ऑकर हुआ है। समझ में आ रहा है। फिर क्या है, 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अब 3 कितना बार आया है, देखिए 1 2 3 बार, 3 टाइम्स आया है, तो 3 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3। अच्छा, उसके बाद से क्या देखते हैं, 4 का क्या फ्रीक्वेंसी है बच्चा, तो 4 कितना बार आया है, 1 2, तो ये आया 4 आया है 2 टाइम्स। ठीक है, 5 आया है 1 टाइम, 6 आया है 1 टाइम। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी जो हम डेटा कलेक्ट किए, ये मेरा डेटा कलेक्टेड डेटा है, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, मेरा कलेक्टेड डेटा है। अब ये हर एक डेटा में कौन सा डेटा अपने आप को कितना बार रिपीट किया है, वही उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो अभी तक हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख चुके हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग देखें, अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डेफिनेशन से, आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उस चीज़ को देखते जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए
कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखे, छोटा सा एग्जांपल लिए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अभी हम लोग प्रीवियस पेज में देखे हैं। ठीक है, तो इसमें उसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं वही अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली में आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको ऐसे ही ना बहुत बहुत सारा नंबर्स ऐसे दे दिया रहेगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसे नंबर्स दे दिया रहेगा, फिर बोलेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए या फिर टैली मार्क्स बनाइए, इसका टैली मार्क बनाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक नंबर, जितना नंबर्स है सबको यहाँ पर लिख लीजिए, जितना डिफरेंट टाइप का नंबर है। ठीक है, सबको आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, या अगर पहले नहीं तो फिर से, तब भी तो आपको ये पूरा ये गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है 1 मिनट हम इसको मिटा दें, फिर बताते हैं आपको क्या करिए आप ऐसे करते चलिए। ठीक है, कि आप देखिए सबसे पहले आया 15 आया है। ठीक है ना, तो 15 एक नया नंबर आया, तो 15 के सामने आप 15 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, बड़ा छोटा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा अरेंज्ड वे में है, तो अगर आप चाहते हैं पूरा अरेंज्ड वे में हो तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि पहले सारा का सारा आपको देख लेना होगा कि अच्छा कितना सारा टोटल डिफरेंट नंबर्स है, और उसके बाद से आप उसको काउंट कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर लीजिए, फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं कि उसको फिर अरेंज कर लीजिएगा, वो तो बहुत आसान होगा ना। जैसे सपोज के पहले आया 15, आप कट करते जाइए 15 और 15 लिख दीजिए। ठीक है, 15 के आगे हम ऐसे कर दे रहे हैं एक लाइन। ठीक है, 15 एक बार आ गया। अच्छा 18 नया है नंबर, तो 18 लिख दीजिए। फिर 16 और एक नया नंबर है, फिर 20 और एक नया नंबर है, फिर 25 और एक नया नंबर है, फिर 24 और एक नया नंबर है, 25। अच्छा 25 यहाँ पर है। ठीक है, 25 है, तो सब में एक एक करके दे रहे हैं पहले। तो 25 दो बार आ चुका है। ठीक है ना, देखिए 18 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 25 हो गया। फिर देखिए आया 20, तो 20 के सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर आया 16, तो 16 एक बार आ चुका है, 16। फिर 15 भी एक बार आ चुका है। फिर 18 दो बार 18 आया, तो 18 के सामने दो बार 18 कर दीजिए। फिर 16, तो फिर एक बार 16 यहाँ पर कर दीजिए। फिर 24, तो फिर एक 24। फिर 15, तो एक 15। फिर 20, तो एक बार 20। फिर 28, तो 28 एक नया नंबर है, तो 28 लिख करके यहाँ पे ये कर दीजिए एक। फिर 30 आया, तो चलिए 30 को हम इधर लिखते हैं, तो 30 एक बार आ गया। फिर 27 एक नया नंबर है, तो 27 के लिए। फिर 16, तो 16 एक बार और आ गया। तो याद रखिएगा इसमें क्या करना रहता है आपको कि 1 2 3 4 ऐसे करना है, मतलब 1 2 3 4 और पाँचवें बार में आपको कट करना है फ्रॉम लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ। ठीक है, तो ये 5 5 करके आपको काउंट करना है, ये 5 5 का ग्रुपिंग होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या आया, 24 आया। 24 के सामने हम एक ड्रॉ कर दिए। अच्छा ये 16 वाला हम ड्रॉ किए थे ना, हाँ किए होंगे। फिर 24, फिर 25 आया, तो 25 के सामने एक और। फिर 20 आया, तो 20 के सामने एक और। फिर 18 आया, 18 के सामने एक और। फिर देखिए आया 28 यहाँ पर है। फिर 27 यहाँ पर है। फिर 25 यहाँ पर है। फिर 24 दो बार, तो 24 और 24 समझ में आया, 5 1 2 3 4 पाँचवा बार ऐसे कट होगा। ठीक है ना, फिर 18 दो बार, तो 18 में पहले एक बार कट होगा, फिर एक न्यू एक आ जाएगा। ठीक है, फिर 25, तो 25 में देखिए कट होगा, पाँचवा बार है। फिर 20, तो इसमें भी कट होगा। फिर 16 तो इसमें भी कट होगा। फिर 15, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर 20 बोले तो यहाँ पे एक न्यू आएगा। अच्छा फिर 27, तो एक और आ गया। फिर 28, तो एक और आ गया। फिर 29 न्यू नंबर है। फिर 16 आया, मतलब कि यहाँ पर एक और न्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये होता है, ये ऐसे ही बनाते हैं हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, अनग्रुप्ड डेटा का है। ये जो डेटा है आपका ये किस टाइप का है, ये है अनग्रुप्ड, ये है अनग्रुप्ड डेटा।
अनग्रुप्ड डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपको क्या पता चला कि अच्छा 15 कितने टाइम्स, हम क्या बताए थे कि कोई भी नंबर, यहाँ पर ये सारा क्या है, ये जो जितना भी नंबर्स लिखा हुआ है ये सारा, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये क्या है, वेरिएट है, यही वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएट है जिसका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो कौन सा वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है हम लोग ये निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि अच्छा 15 कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। 18 कितना बार रिपीट हुआ, तो इसको हम लोग 5 काउंट करते हैं, पूरा एक को, 1 2 3 4 5, जहाँ भी ऐसा दिखा तो ये 5 काउंट हो गया। तो 5 + 1 तो ये कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 3। अच्छा फिर ये कितना हुआ 31, फिर ये कितना हुआ 27, ये हुआ 3, फिर 29 कितना हुआ 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। तो अब आपको, अब देखिए ये जो हम किए हैं इसमें आपको ना कोई बार बार खोजना नहीं है कि कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया। तो ये जो हम किए कि हम एक एक को काटते जाएंगे, नया नंबर आएगा तो लिख देंगे, उसके बाद आगे आगे करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको अरेंज्ड वे में लिखना है तब ये तो आपके हाथ में, आप इजीली कर लीजिए। 15 पहले रखिए, उसके बाद से 16 है क्या, नहीं है, फिर 16 है, फिर 15 16, उसके बाद से 18। अब ये आप खुद से अरेंज कर लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने लिख दीजिए, बस काम आपका हो गया। यही है क्या आपका, यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए है बच्चा, ये है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ये किसके लिए है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अच्छा इसी में एक एग्जांपल दे दे क्या कि ग्रुप्ड डेटा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे करना है। देखिए हम इसी में एग्जांपल दे रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग, हम जल्दी से मिटा रहे हैं इसको। फिर हम ग्रुप्ड डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे वो चीज़ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा अगर है तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। एक्चुअली ये तो बन गया तो इससे देख के तो तुरंत बोल सकते हैं, और अगर नहीं भी बना रहता तो भी हम लोग बोल पाते हैं। तो एक बार हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर होगा तो सर से पॉज करवा लीजिएगा, 1 मिनट, हम सब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, ग्रुप्ड डेटा, ध्यान दीजिए। अब अभी हम लोग किसके लिए करने जा रहे हैं, ग्रुप्ड, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए सपोज करिए ग्रुपिंग हम लोग कर लेते हैं 15 से 18, ठीक है, 19 से 24 है ना, 23 ले ले रहे हैं, ठीक है, या 22 ले लेते हैं, 19 से 22, फिर 23 से ले लेते हैं 26, फिर 27 से 30। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, ग्रुप कर लिए। ये जो डेटा था हमको क्या पता है, सबसे छोटा नंबर क्या है 15 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 29, 30 है क्या, 30 है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या बचा 30 है। तो 15 से 30 तक है, हमको इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए, समझ में आ रहा है, अलग अलग हम ग्रुपिंग कर दिए हैं। अब बताइए कि अब आप क्या करेंगे, आप जब करते जाएंगे तो आप देखिए कितना आसानी से जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा 15 तो इस रेंज में आएगा, 18 अच्छा इसी रेंज में आएगा, ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, या फिर इस आप ये पूरा हम करके दिखाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप लोग यहीं से आंसर बता सकते हैं कि 15 से 18 के बीच में कितना आएगा, बताइए 15 से 18 के बीच में कितना आएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो आएगा 15 से 18 के बीच में 6 6 12 4 16, मतलब ये आ जाएगा 16 आ जाएगा इसमें। फिर 19 से 22, तो 19 से 22 आपका कितना आ जाएगा, इसमें तो कुछ ये नहीं है, तो इसमें 19 से 22 में देखिएगा कि एक ही नंबर है 20 ही है जो इसमें आएगा, ठीक है, इसके लिए 6 ही रहेगा, ठीक है। 23 से 26 में, 23 से 26 के बीच में ये यहाँ तक ही आएगा, यही दोनों आएगा, तो कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना हो जाएगा 10। अब फिर क्या है
27 से 30 के बीच में, तो 27 से 30 के बीच में ये पूरा आ जाएगा। तो इस ये पूरा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ये, ठीक है। तो 3 3 6 2 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जस्ट हम लोग क्या देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें किसका, अनग्रुप डेटा का, और उसी में ही थोड़ा कस्टमाइज करके हम लोग क्या देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, और जो ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड है इसके बारे में क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, बस हम एक एक छोटा छोटा एग्जांपल दे दे रहे हैं। लेकिन एग्जाम जब हम लोग सम्स करेंगे तब आप लोग को बहुत अधिक अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन और भी अधिक अच्छे से क्लियर होगा जब अधिक हम लोग सम्स करेंगे। चलिए आ जाते हैं काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कितने टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों ही समझा रहे हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर याद रखना है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर मतलब जितने भी आपके जो भी डेटा है ना, जितने भी जो डेटा जो आप कलेक्ट किए हैं, ठीक है, हर एक यूनिट का फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है ना। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आप ऐसे किसी स्टोर में गए, ठीक है ना, आप किसी स्टोर में गए, ठीक है, या मॉल में गए, वहाँ पे ऐसे लगा हुआ है नंबर 1 आइटम, नंबर 2 आइटम, नंबर 3 आइटम, नंबर 4 आइटम, नंबर 5 आइटम, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। और वहाँ पे ऐसे मेंशन्ड है कि अच्छा नंबर 1 का प्राइस 100 है, नंबर 2 का प्राइस 200 है, नंबर 3 का प्राइस 250 है, 4 का 400 है, 5 का 600 है, कुछ ऐसे लगा हुआ है। तो ये आपको इसका ये देखिए नाम ही बता रहा है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हर एक का अपना कुछ मतलब इसमें हर एक का एक ही होगा, ठीक है। मतलब कि आप समझिए कि हर एक का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ही होगा, एक ही बार वो चीज़ आएगा, ठीक है। या फिर आप सपोज करिए रोल नंबर वाइज आप मार्क्स ले रहे हैं, किसी क्लास में गए, रोल नंबर वाइज मार्क्स ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। रोल नंबर वाइज आप अगर क्या कर रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वो भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसको याद रखना है सिंपली कि एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें बहुत अधिक कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग अभी देखे भी हैं, एक बार फिर भी हम एग्जांपल दे दे रहे हैं। देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है, हम एक टेबल जैसा बना दे रहे हैं, कुछ आपका एलिमेंट है, ठीक है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर ले लिए वेजेस, ठीक है ना, जो मनी जो दिया जाता है वर्कर्स को, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स और वेजेस। तो अगर सपोज करिए हम बोले कि 5000 से 5000 4 वर्कर्स को मिलता है, 6000 8 वर्कर्स को मिलता है, 11,000 7 वर्कर्स को मिलता है, ऐसे ही 20,000 अगर हम बोल दिए 20,000 सपोज करिए कि 4 वर्कर्स को मिलता है, और उसके बाद से 25,000 अगर हम बोल दिए, ये तो 2,50,000 हो गया, ठीक है, 25,000 सपोज करिए एक जन को मिलता है। तो ये क्या हो गया कि इसमें ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ये क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर जो भी आइटम है या जो भी एलिमेंट है या जो भी ऑब्जर्वेशन जो हम जो वेरिएट यहाँ पर क्या हो गया, ये वेजेस, ठीक है ना, उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं कितना वर्कर्स है उसमें, ठीक है ना। तो आप क्या समझेंगे इसमें कि इसको हम थोड़ा सिंपल करने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें कैसे सोचना है कि एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 1, जैसे 5000 यहाँ पर एक जन का ही 5000 नहीं है,
5000 कितने जन का है, 4 जन का है, 5000 है 4 जन का, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 11000 7 जन का है, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 20,000 सिर्फ 4 जन का है, 25,000 सिर्फ 1 जन का है, ठीक है। तो एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1 और मोर देन 1, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो आ जाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग 2 चीज़ बात किए, क्या क्या, एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंपल तरीका से कैसे याद रखना है, इसमें हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी 1 या 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देख रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए बच्चा, ये इतना सारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, देखिए टाइप ऑफ डेटा का बात है, एक बार हम फिर से पीछे जा रहे हैं। देखिए ये जो था इसमें, ये क्या था, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा कि जो वेरिएट है, ये क्या है, वेरिएट है, ठीक है, जो इसमें वेरिएट है ना, ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। वेरिएट यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट है, देखिए ध्यान से, वेरिएट क्या है, डिस्क्रीट है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये क्या लिया हुआ है, अगर फिक्स्ड वैल्यू है, अगर हम जाएंगे तो उसमें मतलब है पूरा एक सिस्टम बना हुआ है किसी कंपनी में कि अच्छा इतने लेवल के वर्कर्स हैं यहाँ पर, इस लेवल वाले वर्कर को इतना इतना सैलरी है, इसका इतना सैलरी है, इसका इतना सैलरी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिक्स्ड है सैलरी, वो क्या है, डिस्क्रीट वे में है, ठीक है। तब क्या है कि अच्छा इस सैलरी के अंडर कितना वर्कर आता है, तो ये हम अगर निकालना चाहते हैं तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कि अगर आपके पास, अब देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यही चीज़ समझना है, ठीक है, कि जब नंबर बहुत लार्ज हो, ठीक है, नंबर लार्ज हो, जो टर्म्स है वो लार्ज हो, और जो वेरिएट है वो कंटिन्यूअस हो। वेरिएट यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, कंटिन्यूअस, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएट कंटिन्यूअस। जैसे सपोज करिए कि आप एज ले रहे हैं या हाइट ले रहे हैं, सपोज करिए, ठीक है ना, अगर आप हाइट ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो वो तो अब कुछ भी आ रहा है ना बच्चा, तो उसमें तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी वेरिएट है, वेरिएट 2 टाइप का था, क्या क्या, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो इसमें जो वेरिएट है वो किस टाइप का होगा, कंटिन्यूअस टाइप का होगा, वेरिएट विल बी ऑफ कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है, वेरिएट कंटिन्यूअस टाइप का। तो इसमें आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि अच्छा सपोज करिए कि हाइट में 5 फुट वाला बच्चा इधर 5 फुट का कितना बच्चा है, 6 फीट का कितना बच्चा है, ऐसा हो सकता है कि इसमें एक भी जन नहीं है, हो सकता है किसी का 5.1 हो, 5.2 हो, 5.3 हो, ठीक है, इस तरीके से ये काम करे, ठीक है, या फिर 6.2 हो, 6.3 हो, ऐसा कुछ हो, तो इसमें आप ये काम नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रीट वाला जो वेरिएट है वो डिस्क्रीट नहीं है, इसीलिए इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, और इंडिविजुअल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत जन, एक हाइट का बहुत बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो एज वाला सपोज करिए, इसमें ही एज का एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं, सपोज करिए एज का एक हम एग्जांपल लिए, एज में अब किसी का एज कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसका एज इतना है वो उतना, उसमें कितना बच्चा है, क्योंकि हर एक चीज़ उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि अच्छा हम गए किसी स्कूल में और बोले कि 5 से 10 साल के बीच में कितना बच्चा है, 10 से 15 साल के बीच में कितना बच्चा है, 15 से 20 साल के बीच में कितना बच्चा है, 20 से 25 साल के बीच में कितना बच्चा है। तो देखिए अभी यहाँ से एक नया चीज़ स्टार्ट होने जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, ठीक है ना, ये क्लास बना रहे हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25। अभी क्लास के बारे में जस्ट इसके बाद भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम सपोज़ करिए कि आया ऐसा कि अच्छा 5 to 10 में है, सपोज़ करिए 10 बच्चा है, 10 to 15 में 23 बच्चा है, 15 से 20 में 86 बच्चा है, 20 से 25 के बीच में आप सपोज़ करिए 12 बच्चा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहाँ पे वेरिएट के टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर क्या होगा बच्चा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रहा है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए, अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए मार्क्स ही है, मार्क्स है, तो अगर मार्क्स है तो हम इसको किस में डालेंगे, डिस्क्रीट में कि कंटिन्यूअस में। तो देखिए मार्क्स में अगर हम सपोज करिए ग्रेडिंग सिस्टम की है कि ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेड हम दे रहे हैं A B C D F, ठीक है, ऐसे हम ग्रेडिंग दिए हैं, ठीक है। और फिर या फिर एक मार्क्स के बेसिस पे कर रहे हैं कि एक्चुअली मार्क्स कितना आया है, ठीक है। तो आप बताइए, जब मार्क्स वाला चीज़ जब हम लेंगे तो इसमें हम क्या डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस होगा, किस में डिस्क्रीट होगा किस में कंटिन्यूअस होगा, आप लोग खुद बताइए। देखिए इसमें हम लोग डिस्क्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूअस ही रखना होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। मार्क्स किसी का 10 है तो किसी का 11, तो किसी का 96, तो किसी का 86.5, तो किसी का 84, कुछ भी है। तो इसमें हम रेंज बना सकते हैं कि अच्छा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। हम यहाँ पे क्लास बना दिए, ये हम क्या किए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब ग्रेड वाइज अगर जाएं तब हम ये इसमें हम डिस्क्रीट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या किए कि ग्रेड ए कितना बच्चा को मिला है। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि अच्छा सर ग्रेड ए, तो सपोज करिए हम बोल दिए कि ग्रेड ए 15 बच्चे को मिला है, ग्रेड बी कितने बच्चे को मिला है, तो 10 बच्चे को, ग्रेड सी कितने बच्चे को मिला है, 7 को, ग्रेड डी कितने को मिला है, 5 को, कितना जन फेल हुआ, या फिर ग्रेड एफ किसको मिला है, तो आप बोलेंगे 1 को। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ जो अगर रहेगा तो आपको डिपेंड करेगा वेरिएट के ऊपर कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं से आपसे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में चेंज किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि हम अगर ये एग्जांपल लिए थे, तो क्या इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है। हाँ, एकदम इजीली कर सकते हैं। डिस्क्रीट को हम लोग कंटिन्यूस में चेंज इजीली कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस को अगर हम चाहें कि डिस्क्रीट में चेंज करना तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। हमको अगर पहले से ही पता है कि क्या क्या नंबर आया हुआ है तब हम कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अधिक कम्प्लेक्स है। लेकिन इससे मतलब अगर हमको कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में जाना है, सॉरी डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए यही डेटा है, तो अगर हम यही बोल दिए कि 5000 से 6000 के बीच में कितना वर्कर्स को सैलरी मिलता है, फिर हम बोल दिए कि 7000 से 12000 के बीच में कितना जन को सैलरी मिलता है, फिर हम बोल दिए कि 15 या फिर 13 ले लेते हैं, 13000 से लेकर के 25000 के बीच में कितना जन को सैलरी मिलता है। तो आप समझ में आ रहा है कि अब आप इसको देखिए, ये क्या हो गया, ग्रुप्ड डेटा में आ चुका है, ठीक है ना। इसमें अब क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो डिस्क्रीट है उसको हम लोग कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं, ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बस हम सोचे ऐसे ही बता दें आप लोग को, ठीक है। अब देखिए बच्चा कि हम लोग कितने टाइप के डेटा के ऊपर बात किए हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास था, ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था। डेटा लेके आप लोग क्लियर रहे। पहला चीज़ हम लोग क्या किसका बात किए हैं, एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, जो एक एक बार एक एक बार आ रहा है, ठीक है ना। या फिर आप इसको और एक दूसरा तरीका से हम बताते हैं कि अगर आपको ऐसे कुछ छोटा नंबर दिया, नहीं ठीक है उसको छोड़ देते, फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 1, एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। जो एक या एक से अधिक होगा फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होगा आपका, एक्चुअली इसमें एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या आ जाएगा बच्चा, ग्रुप्ड डेटा। इसमें क्या आ जाता है, ग्रुप्ड डेटा,
थर्ड टाइप हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ना क्लास का, अभी वही चीज़ देखेंगे हम लोग, क्लास। ठीक है, तो क्लास हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। चलिए इसको एक बार देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप्ड डेटा में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा मतलब जो क्लास में डिवाइड हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना, जो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 जो कर रहे थे वो काम, अब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्लासेस जो हैं, जो क्लासेस हैं, जो क्लासेस हैं उसको बेसिकली हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक तो क्या है बच्चा, पहला है इंक्लूसिव और दूसरा है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर डेटा के बारे में बात करें ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा दो टाइप का होता है। इसको डेटा के टर्म में अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, कि जो ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा को ही हम क्लासेस में डिवाइड करके लिखते हैं। ग्रुप्ड डेटा दो टाइप का होगा। ठीक है, दो टाइप का होगा। एक क्या होगा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस। लिखते जाइएगा ऐसे ही, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और ग्रुप्ड डेटा का ये एक टाइप हुआ, और ग्रुप्ड डेटा का टाइप क्या हो जाएगा दूसरा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप का सीरीज या किस टाइप का क्लास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंक्लूसिव। ठीक है ना, इंक्लूसिव के बारे में सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो इंक्लूसिव के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव या इसी को हम क्या बोले थे, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये सपोज करिए ये हो गया क्लास और ये है इसका फ्रीक्वेंसी। तो क्लास अगर सपोज करिए ऐसे है कि हम बोलें 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ठीक है, कुछ हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया हुआ है, 5, 15, 3, 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्लूसिव। या फिर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं या इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी, अब देखिए क्लास में अब बहुत सारा कुछ डेफिनेशंस था जो हम सोचे थे आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वो अभी तक बोले नहीं हैं, फिर भी हम आपको अब एक एक करके इसी में बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास हम बनाते हैं ना, कि सपोज करिए लिख रहे हैं 5 to 10। ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, ये जो लिख रहे हैं ये एक एक क्लास है, यही क्या है, क्लास। ठीक है, अब इसी क्लास में ये जो पहला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो बाद वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट। और ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास है। तो अगर क्या होगा कि किसी भी क्लास का अगर अपर लिमिट उसके बाद वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, या फिर क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसका एक और तरीका है डेफिनेशन का, वो हम आपको एक एक्सक्लूसिव वाला जब बताएंगे उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला जो टाइप है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इंक्लूसिव सीरीज किसको बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट है उसके बाद वाले क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा होगा कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कुछ इस टाइप का। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 5, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया क्लास।
क्लास और फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कि किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट होगा नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को, इस टाइप के क्लासेस को, इस टाइप के सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है ना कि अब आपको देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रह सकता है कि सर अगर यहाँ पर जैसे ये केस हुआ, इसमें अगर हमको आया, हमको अगर सपोज करिए हम बोले कि कुछ हम नंबर्स लिख रहे हैं 9, 29, 8, 32, 16, ठीक है 28। तो आप ये बताइए कि 9 किस में आ जाएगा, 9 इसमें जाएगा, कोई डाउट नहीं है आपको, 0 से 9 के बीच में, इसलिए 9 इसमें जाएगा, पहले वाले क्लास में जाएगा। 29 कहाँ जाएगा, ये थर्ड क्लास में जाएगा क्योंकि 29 आपको दिख रहा है। 8 कहाँ जाएगा, 8 जाएगा इसमें ही जाएगा, इसमें 2 बार आ गया, इसमें 1 बार आ गया। अच्छा, फिर 32 कहाँ जाएगा, 32 इसमें जाएगा। फिर 16 कहाँ जाएगा, 16 इसमें जाएगा। फिर 28 कहाँ जाएगा, तो 28 इसमें जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टैली मार्क, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 2 1 2 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक्सक्लूसिव सीरीज को खोलते हैं तब अगर आपके सामने अगर सपोज करिए आ गया 20, 15, 36, 40, 35, 10, 56, 28, 19, कुछ ऐसे ही लिख ले लिया नंबर्स ना बच्चा। चलिए अब देखिए, तो जल्दी 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 बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए तो। अच्छा 20 किस में आएगा, हाँ अब देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर 20 इसमें आएगा कि 20 इसमें आएगा। तो बस आप, इसीलिए हम ये एग्जांपल दे रहे थे कि एक्सक्लूसिव सीरीज में याद रखिएगा इस बात को कि अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज सेम। इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्या होता है, क्रिएट होता है कि कोई भी अगर 20 आ गया तो किस में जाएगा, इसमें कंसिडर करना है या इसमें कंसिडर करना है, ठीक है, इसमें कंसिडर करना है कि इसमें कंसिडर करना है। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा, इन दिस मेथड द टर्म ऑफ अपर लिमिट इन द क्लास इज नॉट कंसिडर्ड इन द सेम क्लास, इट इज कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया क्या बात बोले, फिर से बोल रहे हैं, द टर्म ऑफ अपर लिमिट इन अ क्लास, जो भी अपर लिमिट है क्लास में, ठीक है, इज नॉट कंसिडर्ड इन द सेम क्लास, इसको इस सेम क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब कि अगर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, सॉरी हाँ, तो हम क्या बात बोल रहे थे कि अगर 20 आया है तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्या रहता है, एक्सक्लूसिव सीरीज रहता है, एक्सक्लूसिव सीरीज रहता है या कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा रहता है, तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा तो अगर 20 आ रहा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 20 को इसमें कंसिडर करना है कि इसमें कंसिडर करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 20 जो अपर लिमिट में जहाँ पर 20 लाई कर रहा है उसमें उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको किस में कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर वो लोअर लिमिट में प्रेजेंट है। तो चलिए इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जल्दी से। तो 20 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, पहले वाले में नहीं आएगा, दूसरे वाले में आएगा, ध्यान रखिएगा। 20 गया। 15 कहाँ आएगा, सॉरी 15 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। 36 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। 40 कहाँ आएगा, तो बताइए 40 कहाँ आएगा, इसमें आएगा कि इसमें, तो नीचे वाले में आएगा, याद रखिएगा, जिसमें लोअर लिमिट में प्रेजेंट है वहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर 35 कहाँ आएगा, एखाने असबे यहाँ पे आएगा। फिर 10 कहाँ पे आएगा, 10 10 10 10 10 10 यहाँ पर आएगा। फिर 50 कहाँ पर आएगा, 50 आएगा अगेन आपका, नहीं अगेन नहीं, यहाँ पर लास्ट वाले में 50 आएगा, ठीक है। फिर 19 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर 56 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर 28 कहाँ आएगा बच्चा, तो यहाँ पे आएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3 2 2 1 2, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। तो आप पहले ये बात समझ लीजिए कि डेटा आपको हमेशा ही, ये बात आप समझ गए ना, बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको बेसिकली ये 3 चीज़ से डील करना है। एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, एलिमेंट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1 और मोर देन 1, और तीसरा क्या है, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा को ही हम क्या बोलें, ग्रुप्ड डेटा क्या होगा, 2 टाइप में आएगा, कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस। ये भी हम आपको आगे बताएंगे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग क्लियर हैं, जो जो बात हम बोले हैं उसको ले करके, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी। पहला, क्लास फ्रीक्वेंसी, ये हम बता चुके हैं कि किसी भी क्लास का फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखें ना, तो 10 से 20 वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 20, ठीक है ना। क्लास फ्रीक्वेंसी आपको पता है। इसके वजह से देखिए यहाँ पर एक और टर्म आता है। अच्छा, क्लास लिमिट के बारे में हम बता चुके हैं आपको। क्लास लिमिट, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम बताएं, ठीक है ना। क्लास लिमिट में 2 चीज़, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, ये दोनों चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क ये क्या बताता है, हर एक क्लास का मिड वैल्यू। हर एक क्लास का मिड वैल्यू मतलब कि क्लास मार्क एक्चुअली में होता क्या है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जैसे देखिए यहाँ पे 10 से 20 है ना, 10 से 20 है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो 10 + 20/2, मतलब कि आप क्या बोलेंगे कि 30/2 मतलब 15। मतलब देखिए मिड वैल्यू 10 और 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25। 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35। तो बेसिकली अगर फॉर्मूला वाइज याद रखना है तो ये होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, क्या होता है, क्लास मार्क। अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चा यहाँ पर, जो अभी आपको ऐसे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने समय यूज़ आएगा, वो बस हम फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जब इसको यूज़ करेंगे तभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। वो क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल वो क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, इसका फॉर्मूला होता है रेंज। रेंज का डेफिनेशन हम बता चुके हैं, बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये हो गया रेंज। तो क्या रेंज है, उसको कितना नंबर ऑफ क्लासेस, कितना क्लास इंटरवल रहेगा। क्लास इंटरवल क्या था, क्लास साइज। क्लास इंटरवल क्या था, जैसे 10 से 20, 20 से 30 कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्लास रेंज, क्लास साइज क्या है, यहाँ पे 10 है। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज क्या है, यहाँ पर 10 है। 10 का क्लास साइज है, मतलब 10 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे क्या पता चल जाएगा आपको, क्लास साइज पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लास साइज कैसे रखना है, क्लास इंटरवल को कैसे रखना है, ये आप जनरली डिसाइड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको डिवाइड कर दीजिएगा कि आपको कितना क्लास में डिवाइड करना है, कितने क्लास में। जैसे हम यहाँ पे 10 से, एक सेकेंड सॉरी, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर 10 से 60 को हम 1 2 3 4 5, 10 से 60 को 5 क्लास में डिवाइड किए, लेकिन हम इसको 2 क्लास में भी तो डिवाइड कर सकते थे ना। इसको सपोज करिए कि हम चाहते, अगर इसको हम चाहते तो 2 क्लास में डिवाइड नहीं कर देते, एक ऐसे लिख देते कि 10 से 30, 30 से 60 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लास में हो जाता, तो ठीक है, तो 2 ही क्लास बनता। तो ये हमारे ऊपर रहता है, लेकिन हम वही बात बोल रहे हैं कि यही चीज़ हम यहाँ पे बस बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू, कि क्लास इंटरवल हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। जितना अधिक छोटा रखेंगे उतना हमको थोड़ा प्रिसाइज क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। जितना ही बड़ा रखेंगे वहाँ उतना ही हमको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन वाला काम सारा हम लोग का सब सही से हो चुका है। एक और चीज़ है बच्चा जो हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से, वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम एक बना दे रहे हैं, कोई भी डेटा ले ले रहे हैं, ये सपोज करिए x है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मान लीजिए नंबर हम यहाँ पे ले लीजिए, 4 आया है 5 बार, 6 आया है 12 बार, 7 आया है 13 टाइम्स, 8 आया है 9 टाइम्स और 10 आया है 15 टाइम्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। तो इसका अब हमको क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत अधिक आसान है, कुछ करना नहीं है आपको इसमें। जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, जो पहला है फ्रीक्वेंसी उसको आप वैसे ही लिख दीजिए और उसके बाद से अब इसके नेक्स्ट वाले रो में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इससे नीचे वाले से ऐड करके लिखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 + 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 17। अब फिर इसमें इसके नीचे वाले रो में कैसे आएगा, तो इससे ऐड करके लिखिए। तो जो आया है उससे ऐड करना, 17 + 13 ये क्या हो जाएगा 30। फिर इससे ऐड करके लिखिए तो 30 + 9 क्या हो जाएगा 39। फिर इससे ऐड करके लिखिए तो आपको क्या मिलेगा कि ये 39 + 15 ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये जो आपको निकल रहा है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फिर से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे साइड में, अगर आपका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है 8 2 6 7 5 10, अगर ऐसा कुछ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहले वाले को वैसे ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 7 23, 23 + 5 28, 28 + 10 38। ये आपका क्या हो गया, ये जो टेबल निकला है, ये जो निकला है ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था कि जो डेटा था ये डिस्क्रीट टाइप का था। ठीक है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। ये क्या था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले हैं। ठीक है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग निकाले हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो काम हमको पूरा सेम टू सेम वही करना है। अगर आपको दिक्कत है तो हम एक बार जल्दी से बता भी सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमको बोल दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 बोला। इसमें सपोज करिए 5 जन, इसमें आ गया 15, इसमें 27, 32, इसमें आ गया सपोज करिए कि 40। ठीक है, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ये है आपका क्लास। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। काम आपको वही करना है, कोई अलग बात नहीं है। तो पहला वाला को वैसे ही लिख दिया जाता है, जो पहला वाला वैसे लिख दिए, फिर नीचे ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा 20, ये ऐड करिए क्या हो जाएगा 47, ये ऐड करिए कितना हो जाएगा 97, फिर इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा ये 119। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला। कोई दिक्कत नहीं है, किसका निकला, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला है। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का काम है अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ना। ठीक है, वो हम लोग एक ही क्लास में, वो जितना भी है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, उसको एक ही क्लास में हम लोग कवर अप कर लेंगे। ये क्लास जस्ट सिर्फ थ्योरी था, सिर्फ थ्योरी। ठीक है, कि आप लोग समझ पाएँ कि अच्छा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जितना भी हम लोग टर्म्स बोले हैं ये सारा टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। अगर सपोज करिए आपको ये दिया हुआ मार्क्स और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके सामने डेटा कुछ ऐसा है, बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100। सही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है 5, 10, 25, 32, 40। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है कि शो इन द क्लास एंड फ्रीक्वेंसी फॉर्म। आपको इसका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और उसके करस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, तो बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60 दिया हुआ है, तो आपका पहले क्लास बनाना है और उस क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बताना है कि क्या होगा। तो ये आप लोग के लिए एक मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मार्क्स दिया हुआ है और ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये एक्चुअली में ये जो है ये क्या है, पहला बात अब ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है आपके साथ। ठीक है, कि ये इसको सपोज करिए हम x बोल दे रहे हैं, तो ये x क्या है। ठीक है, ये जो चीज़ दिया हुआ है 5, 10, 25, 32, 40 ये क्या है, ये पहले आपको बताना है। और उसके बाद से आपको इसका क्लास निकालना है। क्लास के बाद आपको क्या दिखाना है, इसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा वो भी बना करके दिखाना है। क्या ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्या ये फ्रीक्वेंसी ही डायरेक्टली दिया हुआ है, ये सब भी आपको सोचना है। तो ये मेरे लिए मेरे तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम इससे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का में हम इसी क्वेश्चंस के आंसर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को खुद से ये चीज़ करना है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं और उसके बाद से हम लोग एंटर करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। ठीक है बच्चा, चलिए सब बढ़िया से रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।